मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब पहली बार इंदु राज को टिकट दिया गया था, क्योंकि मैं भी वहां बड़ौदा के अंदर मेरी भी ड्यूटी लगाई थी, पार्टी ने कहा भी आप जाओ, जब इनको पहली बार आपने टिकट दिया था जी, तो उस समय माननीय अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंचों के ऊपर भालू कहते थे। ये लो, मेरे को पता, मेरे को मालूम है। मेरे को मालूम है, हम वहीं थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ले, कोई ले, ले। जिसका ये लाडला है वो भालू कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये डिस्क्रिप्शन उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे हम। जी सीएम साहब। इंदुराज नरवाल भाई है हमारा जी, हमारा भाई है। भाई है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी सीएम, मैं इसको अंतिम रूप दे रहा हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज इस महान सदन की तरफ से मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिस व्यक्ति ने एक गरीब के बारे में सोचा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कल्पना से परे की योजना है और प्रधानमंत्री जी के ये बहुत दिल के नजदीक की योजना है। ये ऐसे दिल की नजदीक की योजना है आयुष्मान भारत, माननीय अध्यक्ष जी, कि कोई गरीब व्यक्ति अपने इलाज से वंचित न रहे, उसको अच्छा इलाज मिले। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी और मुझे इस बात का गर्व भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की कि कोई भी बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर का, उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है। ये घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की है। उसका सारा इलाज, हाँ, दादा का भी इलाज दादा का भी कराएंगे। दादा अगर करा सके तो कोई पैसा नहीं लगेगा। दादा का दादा का भी कराएंगे। चलिए अरोड़ा जी प्लीज सीएम साहब प्लीज, वो अलग से करना आप लोग बात। अरोड़ा जी वो अलग से करना दूसरी वाली जी। नहीं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की सब कामना करते हैं, हमारे सबके बहुत आदरणीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 27,42,306 लोगों का इलाज के रूप में उन्होंने 3,882 करोड़ 36 लाख रुपए क्लेम के रूप में दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 3,862 करोड़ 36 लाख रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं, क्योंकि हम चर्चा तो नहीं करते, परंतु एक कल विषय आया, कोई बजट प्रस्तुत किया गया, उसके अंदर इस प्रकार की चर्चा वो की गई और टारगेट हमें किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि गरीब व्यक्ति का अगर कोई मसीहा है ना, और नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने गरीब को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया है। 500 रुपए का दे रहे आप गरीब को, 500 का दे रहे हम, 500 का दे रहे हम गरीब को। हो गया? नहीं, एक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा, 18-19 में जब ये योजना
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई, उस वर्ष माननीय अध्यक्ष जी, उस वर्ष 8,000 लोगों ने अपना इलाज कराया। जब पहली बार शुरू की गई 18-19 के अंदर 8,000 लोगों ने उस वर्ष इलाज कराया। आप ये देखिए इसकी महत्ता, आप माननीय अध्यक्ष जी इस बात को देखिए कि लोग कितने तंग थे, इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव के कारण। और जब ये योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए तो 8,000 लोगों ने उस वर्ष अपना इलाज कराया और 8,000 के क्लेम के रूप में हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी 11 करोड़ 83 लाख रुपए के क्लेम पहले वर्ष में दिए, पहले वर्ष के अंदर हमने दिए। ये तभी तो विश्वास बढ़ा है दादा गरीब व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का इतना विश्वास बढ़ रहा है मोदी जी के प्रति। परंतु अफवाह फैलाते हैं कई बार कि हम भी क्या करा, अफवाह इसी फैला देंगे भी हो, हम उसको कंट्रोल करने में मुश्किल हो जा। माननीय अध्यक्ष जी तब से अब तक नहीं, चर्चा तो मैं कराता हूँ, वो नहीं कराता। तब से लेकर चर्चा मैं कराता हूँ। तब से लेकर के अब तक हर वर्ष इस योजना के लाभार्थियों और इलाज के लिए दिए जा रहे क्लेम की राशि में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी 2024-25 में 8,84,000 मरीजों का इलाज के लिए 1,240 करोड़ 49 लाख रुपए के क्लेम दिए गए। और चालू वित्त वर्ष में, जो ये वित्त वर्ष है, इस चालू वित्त वर्ष के अंदर माननीय अध्यक्ष जी 7,53,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,213 करोड़ रुपए के और 43 लाख रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी किस गति से काम हो रहा है, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की जेब में ये एटीएम डाल दिया और नरेंद्र मोदी जी को गरीब व्यक्ति एक भगवान के रूप में देखता है। माननीय अध्यक्ष जी ऐसी योजना बनाई दी है, ऐसी योजना बनाई दी। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है इलाज की। माननीय अध्यक्ष जी 2014 से पहले का मैं बताता हूं, अरोड़ा साहब को पता है, अरोड़ा साहब जानते हैं इस बात को। 2014 से पहले क्या हालात थे, गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण परिवार छोड़ करके चला जाता था, इलाज नहीं करा पाता था। माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्थिति खराब थी, पता है अरोड़ा जी ने। ये जो है मुख्यमंत्री जी जो है ना, नरवाने वाले डॉक्टर बन गए। बात तो अब की कर रहे हैं, जैसा 10 साल पहले होता था। 10 साल पहले एक नरवाने में डॉक्टर था जी, कुर्सी लेके बैठ गया और बोर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? ये लगा दिया दांत का दर्द जरूरी, फ्री, पक्का। आफ्ताब जी इसको साइलेंट कर दो। हाँ, लगा दिया कि भाई दांत का दर्द वो करके। ना तो उसके पास जमूरा, ना कोई और चीज, कुर्सी लगा के बैठ गया। 2 शीशी भर रहा, जैसे आप भर रहे हो, 2 शीशी भर रहा, 2 शीशी भर रहा किस चीज की? मिर्च के पानी की। एक आया बोला मेरी जाड़ में दर्द, मेरी जाड़ में दर्द। बोला बैठ जा भाई, बैठ गया वो मरीज सारा जाड़ में दर्द। और उसकी मैंने आँख खोली, उसने जो है वो जो मिर्चों का पानी था ना उसकी आँख में डाल दिया। तो वो बोला ओ मेरी आँख, बोला जाड़ का दर्द, बोला फूक, जाड़ ने मेरी आँख बचा दी पहले। तो बात कर अपनी, अब की बात कर, 10 साल पहले करा, 50 साल करा, अब की बताओ ना। पूछ अब की रहे हैं 10 साल, कभी बात कभी खड़े हो गए 10 साल पहले, ये 10 साल पहले वो, अब की बात बता भाई। तू नरवाने का डॉक्टर साहब वो अभी भी है डॉक्टर या पुरानी बात है? अभी भी है, पहले था माननीय अध्यक्ष जी, ये 10 साल पहले था डॉक्टर नरवाने वाला जी। सीएम साहब प्लीज, सीएम साहब प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी चर्चा करवानी है। माननीय अध्यक्ष जी ये 10 साल पहले था डॉक्टर। यही था, बड़ी हालत खराब होती थी।
हॉस्पिटलों में। मान्य अध्यक्ष जी, एक बात और बता रहा हूं मैं, गरीब व्यक्ति का हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है वो सहारा है। मान्य अध्यक्ष जी, वो अगर आस रखता है वो सरकारी हॉस्पिटल से रखता है कि वहां मेरा अच्छा इलाज मिलेगा, और गरीब व्यक्ति वहीं जाता है। प्राइवेट पे तो वो बड़ी मुश्किल से जाता है मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि उसके पास बेचारे पर संसाधन नहीं है, उतने संसाधनों की कमी के कारण वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। आज माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा के हॉस्पिटल्स के अंदर किया है, और लगातार हमारी मंत्री महोदया डॉक्टरों की कमी न रहे, हर बार उसकी ऐड निकाल करके डॉक्टरों को भी वहां से अपॉइंट करने का काम हमारी मंत्री महोदया कर रही है। और ज्यों-ज्यों हमें डॉक्टर मिलते हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये विषय आया है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय के अंदर तो नहीं, मैं बता रहा हूं, फिर ये बताना तो पड़ेगा मेरे को बताना पड़ेगा जी। और ये सबको पता है। कांग्रेस के समय में जितना था एक बार कह ले, अब के शुरू कर दे, जो कहना कह लो। हम बैठे 10 दिन कहो, 15 दिन कहो, 1 महीना कहो, मैं यहाँ हाउस से नहीं जाऊंगा, शुरू हो जाओ। चलिए सीएम साहब निपटाओ, चर्चा करवानी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नहीं, ये कई बार, क्योंकि हमारे विपक्षी साथी, 1 मिनट, बड़े लीडरों ने पूछा है सवाल। मैं अपने साहब ने गीता भूख हाँ, इन्होंने पूछा है। जवाब तो देना बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे विपक्ष साथी, आयुष्मान की हो रही है जी बात, आयुष्मान की बात हो रही है। अच्छा बत्रा जी 1 मिनट। अरोड़ा जी, आपने ये कहा इस हॉस्पिटल में इतने डॉक्टरों की कमी है, इसमें इतने की कमी है, कहा है ना, ऑन रिकॉर्ड कहा है, बिल्कुल, बैठिए। मेरा अनुरोध है कि इसमें अगर हम रोका टोकी ना करें, ये टनल विजन ना हो जाए कहीं। सीएम साहब, इसलिए नाम लिया हॉस्पिटलों का कि आपने जो दूरबीन के ऑपरेशन आयुष्मान में होते थे प्राइवेट में, वो बंद करके कहा सरकारी में कर रहे हैं। मैंने कहा सरकारी में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, तो फिर कैसे हो पाएगा। मैंने इसलिए अस्पताल का नाम लिया। ठीक है, मेरा अनुरोध अब इसके ऊपर कोई ना करे, सीएम साहब वाइंड अप करें, ताकि थोड़ा चर्चा भी करानी, आगे का भी थोड़ा माननीय अध्यक्ष, संकेत में ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा है, और हमारे विपक्ष के नेता उसको दिल पे ले गए कि आप कांग्रेस के समय की बात शुरू कर देते हैं। ये मेरे को करनी पड़ेगी माननीय अध्यक्ष जी, करनी तो इसलिए पड़ेगी, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, मेरे 1 मिनट, ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ जी मैं, चलो मैं ये कह देता हूँ। नहीं जी, 2014 से पहले माननीय अध्यक्ष जी, हमें हर साल 2014 से पहले हर साल 700 डॉक्टर मिलते थे। ये तो कोई छुपा नहीं सकता इस बात को, तो 700 डॉक्टर मिलते थे। आप ही बता दो जी भी नहीं मिलते हो, मैं तो कह रहा हूं आपके समय में 700 डॉक्टर मिलते थे माननीय अध्यक्ष जी, और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। परंतु आज इन 11 वर्षों के अंदर हमें हर साल 3200 डॉक्टर मिलने शुरू हो गए। कहां 700 मिलते थे, आज 3200। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, 1 मिनट। चलिए माननीय अध्यक्ष जी देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी देखिए, मैं तो इतनी ऊंची आवाज नहीं बोल सकता, तो एकदम खड़े हो जाए जी और मेरी आवाज न दबावा, और मैं तो चलो ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। हाँ रखो, पर ऊंची आवाज में ना रखो, मैं सुन रहा हूं। नहीं, सीएम साहब खड़े, मंत्री जी सीएम साहब खड़े, नहीं, दोनों कैसे बोलेंगे? सीएम साहब खड़े हैं या तो वो बैठेंगे, बताओ। मैं ये कह रहा था उपलब्धि बता रहे थे सीएम साहब का ध्यान नहीं रही। ऑपरेशन कांग्रेस के समय में बहुत हुए, जितने आपने आयुष्मान में कराए सीएम साहब, इससे भी बहुत गणे हुए। कोई गन्ने से खेत से पकड़ गए, कोई बाजरा से खेत के पकड़ गए,
कई तो कुंवारा के भी नसबंदी करवा दी इन्होंने। चलिए चलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब प्लीज आप कीजिए भाई। धीरे चल नहीं, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब प्लीज आप वाइंड अप। जब से ये योजना शुरू हुई उस वर्ष मैंने जो बताया है, और ये 2024-25 माननीय अध्यक्ष जी 2024-25 में 8,84,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,240 करोड़ 49 लाख रुपए क्लेम के दिए, और चालू इस वित्त वर्ष में 7,53,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,213 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में हम दे चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है, हमें समझने की जरूरत है। ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 5 महीनों के दौरान किसी भी लाभार्थी द्वारा इस आधार पर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई कि भाई मेरा इलाज नहीं होया। एक भी व्यक्ति कोई, हम कह रहे हैं नहीं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, यदि वास्तव में इस प्रकार की स्थिति होती, मैं तो माननीय अध्यक्ष जी हर रोज लोगों की समस्या भी सुनता हूं, मेरे पास तो 2 मिनट में खड़े हो जाएं कल लोग भी कह दें भाई ये इलाज नहीं होया मेरा, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में शिकायतें कहीं ना कहीं किसी के सामने आती, हमारे मंत्रीगण के सामने आती और मेरे सामने आती, कहीं और आती। हमने कहीं वो हेड भी बना रखे हैं, सीएम विंडो है उसके ऊपर लगा सकता है, और हेल्पलाइन नंबर है, 1 नहीं है 2 है माननीय अध्यक्ष जी, उनके ऊपर कॉल कर सकता है, करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। परंतु अध्यक्ष महोदय, इन सभी तथ्यों और आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को निरंतर उनका इलाज हो रहा है, निरंतर इलाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के हमारे जो हॉस्पिटल हैं, लाभार्थी इस योजना के तहत अपना इलाज करा रहे, सरकारी हॉस्पिटल में भी करा रहे, प्राइवेट में भी करा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, जब लाभार्थी को कोई समस्या नहीं है, जब उनको तो कोई समस्या है नहीं माननीय अध्यक्ष जी, तो विपक्ष को इमरजेंसी कहां दिख रही है? तो माननीय अध्यक्ष जी बताएं विपक्ष के, इनको इमरजेंसी कहां दिख रही है? माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल माननीय अध्यक्ष जी ये केवल राजनीति से प्रेरित है। माननीय अध्यक्ष जी, ये राजनीति से प्रेरित है केवल, और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रदेश की जनता में, उनके मन में असुरक्षा का भाव खड़ा हो जाए, पैदा हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि उन लाखों डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का ये अपमान है माननीय अध्यक्ष जी, जो दिन रात इस योजना को सफल बनाने में माननीय अध्यक्ष जी जुटे हुए हैं। हमारी सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित कर रही है माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज से वंचित न रहे, उसको हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आयुष्मान भारत चिरायु योजना के माध्यम से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो लेकर के आते हैं,
परंतु जब सुनने की बारी होती है तो तड़ी पार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनः शुरू होगी। श्री मूलचंद शर्मा। माननीय सदस्यगण, अभी बजट पे चर्चा भी होनी है और उसके बाद 2 बिल भी हैं। सबकी सहमति हो तो सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। मूलचंद शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले माननीय सदन के माध्यम से राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। वित्त मंत्री बजट 2026-27 का जो बजट पेश किया और दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देता हूं। जिस तरह से आपने 5000 विकसित सुझावों का ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों के विकास को गति देने, शिक्षा के क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र और हर शहर में, हर ग्रामीण अंचल में जाकर जो आपने सुझाव लिए और जो 2,23,000 करोड़ का जो बजट बना के आपने तैयार किया, पिछले बजट से 20 लाख रुपए फालतू 10.28% बजट ज्यादा है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि ये बजट प्रदेश की दिशा को तय करता है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये बजट हरियाणा के आम व्यक्ति के, गरीब की, अंतिम व्यक्ति की मुस्कुराहट दिखाता है। क्यों जब बजट प्रदेश का होता तो आम व्यक्ति के मुंह पे मुस्कुराहट होती है, बजट में हमारा कुछ है। और जब बजट में जब मिलता है तो आम व्यक्ति, कर्मचारी, व्यापारी, सब किसान मजदूर जब भरोसा करता है कि ये बजट किसान हित का है और किसानों को इसमें लाभ मिलेगा। और कृषि में सबसे ज्यादा इस बजट में ध्यान दिया गया है। हरियाणा में कृषि प्रदेश राज्य है और हरियाणा अपनी पहचान रखता है। और हरियाणा में कि सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि पानी का बचत कैसे हो, तिलहन पे, दलहन पे, इस सब का ध्यान देखते हुए जिससे 7 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है। फसलें विधिकरण नीति, धान की जगह तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाना, 1,04,000 एकड़ भूमि को खेती के दाले लाने की योजना, ये इस बजट में प्रावधान रखा है कि किस तरह से तिलहन को, दलहन को किस तरह बढ़ावा दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा प्रदेश की इस खेती को बढ़ावा देने के लिए कि जितने कृषि के यंत्र हैं उन पर छूट देना, सब्सिडी देना और जितने तरह के बीजे, नई किस्म के बीजों को लाना, ये भी इस बजट में ध्यान रखा है। ये सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है। और सबसे हरियाणा प्रदेश से सबसे इरिगेशन जो होती है नहरों के साथ साथ, और हरियाणा प्रदेश नदियों से और ट्यूबवेलों से ये पानी के दोई है, जहां तालाब और नदियों से सिंचाई होती है। और नदियों की सिंचाई के, नहरों की सिंचाई के लिए जिस तरह का बजट प्रदेश में रखा है कि प्रदेश में 700 करोड़ का प्रावधान रखा है, 700 करोड़ का, कि नहरों का दायरा बढ़ा जाए, अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। और अंतिम छोर तक पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब दक्षिणी हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखा। कभी पानी के लिए महरूम हो जाते थे कि पानी चलता था तो बीच में ही अपना वो नदी नाले अपना जीवन साथ तोड़ बैठते थे कि पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षिण हरियाणा के अंतिम लोहारू के तरफ पानी पहुंचाने का काम किया, बेबाती क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम करा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों? पूरे प्रदेश का ध्यान रखना, हर जिले का, हर किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, इसका ध्यान रखना। और नहरों को, उनकी छटाई, उनकी बढ़ाई, तालाबों को बढ़ावा देना कि तालाब को, भूमि के पानी को रिचार्ज कैसे है। आज पूरे हरियाणा में पानी की सबसे ज्यादा कमी है कि पानी आज खारा पानी है पीने। कुछ हरियाणा का कुछ एरिया तो डार्क जोन है। तो हरियाणा की सरकार ने इस तरह का रखा है कि तालाबों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और तालाबों को, पानी को जल संचय करना, ये सबसे बड़ी
जो सरकार की नीति है, सरकार ने जो बढ़ावा दर का बजट में रखा है, मैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से कि जल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रदेश के और प्रदेश की दो शिक्षा और चिकित्सा, दो एक ऐसी होती है जो प्रदेश में किसी को धन देने की जरूरत नहीं है। आप शिक्षा दे दो, व्यक्ति धन आप कमा लेगा। कहते धन से मत की जरूरत नहीं है, आप शिक्षा इतनी दे दो व्यक्ति को, वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने मुकाम पर आप पहुंचेगा। और यही शिक्षा का कारण है हरियाणा में 40-40 बेटियां यूपीएससी में आईएएस में सिलेक्ट हुए। शिक्षा का महत्व है कि सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे सिलेक्ट हुए। छोटा प्रदेश, छोटा प्रदेश, छोटा ठीक भाई, है, इसमें गलत क्या छोटा कहा है, योग्यता पे छोटे भाई। इसमें गलत क्या कहा? अच्छी तो बात मेरा बोली है। कहना है कि शिक्षा, अच्छी जितना बात शिक्षा बोली पे मैंने ध्यान रखा है, चौधरी साहब मेरी बात करते हैं कि शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है। किसी व्यक्ति को धन मत दो, शिक्षा दे दो, अपना उद्धार कर लेगा, रास्ता चुन लेगा। शिक्षा ही रास्ता चुनता है, ये ठीक है, ये गलत है। और शिक्षा में जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखा है, जहां प्राथमिक शिक्षा पर लगभग 10,800, माध्यमिक शिक्षा 7,800, उच्च शिक्षा पे 4,000 करोड़ जो रुपए रखे हैं, ये शिक्षा को बढ़ावा देने के जो जहां लैब का है, अटल स्ट्रिंग लैब है, जहां अपने जो स्कूल में जो शिक्षा, कॉलेज में, माध्यमिक में जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लैबों को खोलना, शिक्षा की नीति को बढ़ाना, नई शिक्षा रणनीति को लेकर आना और 2025 की जो शिक्षा नीति उसको बढ़ावा देने के लिए ये इसका हिस्सा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रखा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए किया है, ये आने वाले भविष्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, इस क्षेत्र में आने वाले समय में बच्चे शिक्षा के क्षेत्र बढ़ेंगे। और हरियाणा में जितनी महिलाओं के लिए शिक्षा, 31 कॉलेज बहनों के लिए, बेटियों के लिए, और बेटियां शिक्षा जब कॉलेज में प्राप्त करती हैं और बिल्डिंगों को नए से बनाने का काम जो हरियाणा सरकार ने किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक शिक्षा के मंदिर को 100 साल की नींव रखी जाती है। एक सड़क तो बनेगी, टूटेंगी, एक कॉलेज बना दो, 100 साल लोग कहेंगे ये कॉलेज, ये स्कूल तब बना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 31 कॉलेजों की जो स्थापना इसमें रखी है। और मैं कहता हूं कि महिलाओं के उद्धार के लिए नारी मंडप की स्थापना, बाल भवन निःशुल्क, मैं कहता हूं बेटियों को निःशुल्क HPV के वैक्सीन लगाना, वाहन खरीदों पर रोड टैक्स में 1% छूट देना, ई वाहनों 20% की छूट देना, पिकअप योजना में 10 लाख के लोन की सुविधा देना और 3 लाख दीदियों को लखपति बनाना, ये भी सरकार ने बजट रखा है। और सरकार ने जो 2100 लाडो लक्ष्मी योजना को बहनों को रखा, ये भी बजट में जो हर महीने का जो रखा, मैं इसके भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वित्त मंत्री होने का धन्यवाद करता हूं कि बजट प्रदेश के हित में है। आम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी और स्वास्थ्य, जहाँ स्वास्थ्य है व्यक्ति का, अगर व्यक्ति ठीक होता है, स्वास्थ्य होता है। अभी बहुत लंबी बहस हुई थी 2014 के बाद की भी हुई थी हेल्थ पे, और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में 14 नए 70 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो रखे हैं, इसमें 100 नए स्वास्थ्य सब सेंटर रखे हैं और 14,000 करोड़ का प्रावधान जो रखा है अपने स्वास्थ्य के लिए, कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा ध्यान आदरणीय मुख्यमंत्री बजट में रखा है, जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति को पीड़ा परेशानी हो और नए जो भी अपने प्राथमिक केंद्र खोले जाएंगे, उसका पूरे प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा। जहां पर्यावरण पर विशेष बल रखा है, आज सबसे ज्यादा जरूरत है हरियाणा प्रदेश से पर्यावरण की, कि आज जिस तरह से हालात है, गर्मी का है, पानी जो हालात मौसम के हैं, पर्यावरण में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेश को हरा भरा बनाना, किस तरह पूरा प्रदेश हरियाणा हरा भरा बनाया जाए, जिसका बजट मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट में रखा है। 2700 करोड़ क्लीन एयर प्रोजेक्ट की बड़े बड़े अपने वन लगाना और पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करना, ग्रीन बेल्ट बनाना
और एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बनाने के लिए ये बजट आदरणीय मुख्यमंत्री ने रखा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है और 100 करोड़ के ग्रीन क्लाइमेट फंड रखा है। और पेड़, जब तक पेड़ हमको जीवन में जलवायु है, ऑक्सीजन है, गर्मी से छुटकारा मिलता है, तो हम सब इस पे जो काम करना है। और मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को जो बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो ध्यान रखा है। और दक्षिणी हरियाणा का तो बहुत ध्यान रखना है। और दक्षिणी हरियाणा का तो जो इलाका है, भिवाड़ी से लेकर फरीदाबाद तक, और जहां मेवात का भी क्षेत्र है, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगने और हम सबको लगाने हैं कि वातावरण ठीक रहेगा तो हम सब लोग ठीक रहेंगे। कि इस पे जो विशेष ध्यान दिया, जो बजट दिया, मैं इसका भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। और जो सड़कों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए, कच्ची चौपालों के लिए, इन सब के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में भी ध्यान रखा है मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ छोटे छोटे रास्ते हैं, जो छोटे छोटे जो पुराने रास्ते, उन सबको इस बजट में रखा है। मैं इसका भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में शहरी विकासी क्षेत्र में जिस तरह का सीवर है, पानी है, सड़कें हैं, एसटीपी है, इस तरह के शहर में जो चीज सुविधा है, और शहर में सीवर की ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाए। इस तरह का जो बजट में आपने जो प्रदेश में रखा है कि सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र में आज बहुत बड़ी आबादी है, कहीं पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, एसटीपी की समस्या है, इन सबको बजट में रखना, हर साल विकास की गति देना। और बजट से ही गति मिलती है कि तभी लोग कहते हैं हाँ भाई सिस्टम में पैसा है, या इस पे सड़क पे काम होना, सीवर पे काम होना। मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बजट के लिए शहरी क्षेत्र में धन्यवाद करता हूं कि महत्वपूर्ण बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के बल्लौर जनता की ओर से और समस्त हरियाणा वासियों की तरफ से मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार का आभार करता हूं कि मुझे विश्वास है इस बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो सड़कें हैं या परिवहन की व्यवस्था है, ये इन सबको देखते हुए जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि नए बस स्टैंड बनाना, सड़कों को गति देना, स्वास्थ्य को गति देना, इन सब का ध्यान रखा है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में विकास की गति मिलेगी। और मैं समर्थन जो मुख्यमंत्री कराया, मैं इसका जोरदार से समर्थन करता हूं। ये आने वाले समय प्रदेश के हित में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। श्री आफ्ताब अहमद। थैंक यू सर। सर मैं समय का थोड़ा ध्यान करेंगे, 10-12 मिनट। आज मैं प्रदेश का विकास का अगर लेखा जोखा और प्रदेश की आगे बढ़ने की दिशा का अगर सबसे बड़ा कोई सूचकांक है तो वो हमारा प्रदेश का बजट होता है। और हरियाणा प्रदेश, इसमें कोई दोहराई नहीं कि साइज में छोटा हो, पॉपुलेशन में छोटा हो, लेकिन विकास की दृष्टि से हमेशा एक अग्रणी प्रदेश में रहा है। और आज ये बजट जो पेश किया गया सर, ये बजट, नया बजट जो है 2,23,658 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड बजट जो है किया गया है, जो कि 2,05,017 करोड़ पिछले वर्ष का जो बजट एस्टिमेट था उससे था। ये दर्शाया तो ये गया है कि ये 9% इसमें बढ़ोतरी करी गई है, लेकिन वाकई में इसमें अगर हम इन्फ्लेशन को निकाल दें, जो कि तकरीबन राज्य में 5% के करीब है, तो अगर ये वास्तविकता में बढ़ा है तो ये 4% बढ़ा है। और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो इस बात का लिए कहा कि पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो दिखाई है वो 3,95,000
जीएसडीपी की दिखाई है, और उसमें अगर हम दिखाएं कि अगर 3,95,000 की अगर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है, अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, तकरीबन 16 लाख प्रति परिवार में अगर आय है, तो ऐसी अगर स्थिति पूरे प्रदेश में कहीं देखने को मिलती है? 4 चौके 16, 3,95,000। मंत्री जी थोड़े आंकड़े जो है उस मेरा कहने का मतलब यह है सर, अगर हम गुड़गांवा को छोड़ दें और फरीदाबाद और अंबाला को छोड़ दें, तो नेशनल एवरेज से कहीं भी हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है कहीं पूरे हरियाणा में नहीं है। यह एक ऐसी तस्वीर है जो आपको आंकड़ों में लगती है सुखद, लेकिन वास्तविकता में इसका नहीं है। और इसे प्रमाणित करने के लिए अगर हम बात करें तो परिवार पहचान पत्र जिसका इस सरकार ने अपने तौर पे किया है, 60.20 पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाई गई है। सर ये कैसे संभव हो सकता है कि 7% होके और फिर उसमें 3,95,000 प्रति व्यक्ति आए? तो ये जो धरातल पे और जो वास्तविकता से इसका मेल खाता दिखता नहीं है सर। इसमें बजट में इस चीज की किस तरीके से 7% जब प्रदेश की पॉपुलेशन, जब परिवार पहचान पत्र जिसके आधार पे सरकार ने बेनिफिट दे रही है, अगर उसकी है तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसमें इस चीज को हमें समझना चाहिए कि गुड़गांवा की अगर अर्थव्यवस्था, गुड़गांवा की पर कैपिटा इनकम, गुड़गांवा में तो सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है कि वहां पूरे देश दुनिया से आदमी आके वहां रहने लगे और उसकी करके, लेकिन जो हमारा ग्रामीण अंचल है जो है उसकी हालत जो है इसके अनुरूप नहीं है, जिसको हमें चिंता करनी चाहिए, जिसको हमें एड्रेस भी करना चाहिए। सर सरकार जो है कहती है कि हमारे पास पैसा जो है बहुत है खर्च करने के लिए, लेकिन असलियत यह है रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो है 1,46,000 करोड़, और हमारी जो सैलरी पेंशन रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट है वो तकरीबन 70 से 80% तो सारी उसमें इसी में जो चली जाती है। तो ये प्रदेश में जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सर इतना नहीं है, अनुरूप नहीं है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना कैपिटल कर सकें। 75,000 करोड़ हम कर्जा लेते हैं, 76,250, और हम रीपेमेंट ऑफ डेट जो है 36,101 करोड़ प्रिंसिपल में दे रहे हैं और 29,566 करोड़ हम जो है इंटरेस्ट की रीपेमेंट पे दे रहे हैं। बचा कितना? 10,593 करोड़। सर जब इतना पैसा रहेगा तो हम उस चीज को किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश में जो नई परियोजनाएं हैं प्रदेश में, चाहे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उन चीजों का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें तो उस चीज को कैसे कर सकते हैं? सर टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस तरीके का है तो उसके बोरोड फंड से, और अगर हम अपनी जो है करंट कंजम्पशन के अलावा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग करते रहेंगे, कैपिटल क्रिएशन और डेवलपमेंट एक्टिविटी और फाइनेंस की जो स्टेज है सर वो फाइनेंस, हरियाणा इज फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड स्टेट, और इसकी वजह से बढ़ता हुआ कर्जा अपने आप में चिंता का विषय है। सर कर्जे के बारे में कई बार ये होते हैं कि नहीं कर्जा नहीं है। 4,44,554 की लाइबिलिटीज 31 मार्च 2000 जो है ये हमारी ऑडिट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अब की बार रिलीज करी है 26-27 में, उसके हिसाब से है। सर ये तो डेट हो गया, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, पीएसयूज का जो डेट है, जो आरबीआई का वर्किंग ग्रुप है सर वो ये कहता है वो कि आदर्श तरीका पीएसयू का कर्जा यह होना चाहिए कि वो 0.5% जीएसडीपी का होना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी स्कीम, गारंटी जो होती है सरकार देती है पीएसयूज के लोन के लिए। लेकिन हमारे प्रदेश में
ये 70,000 करोड़ के करीब है, तकरीबन 5% जो हमारी जीएसडीपी का है। सर ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। और इसी के साथ साथ एडिशनल लायबिलिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे ऊपर जो है पावर डिस्कॉम का जो सवाल था वो 46,193 तकरीबन अनपेड बिल के हिसाब से लगाए 6 लाख करोड़ के करीब का कर्जा जो है हरियाणा के राज्य पे जो है आज के दिन है। और सर हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसमें सरकार अपना एक इन 4 जो लोन्स हैं इनके ऊपर एक वाइट पेपर लेके आए कि जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे पता लगे कि प्रदेश का प्रति व्यक्ति कितने कर्जे के नीचे है और प्रदेश के हालात जो हैं वो किस तरीके के हैं। आज चिंताजनक हालात क्योंकि हमारे पड़ोस के राज्य में भुगता है, पंजाब में कर्जा बढ़ता रहा तो उसका क्या हालत हुई आज के दिन। हरियाणा पंजाब से बेशक अलग हुआ लेकिन पंजाब से कभी पीछे नहीं रहा और हमेशा पंजाब से आगे रहा। लेकिन आज हम इस डेट ट्रैप में ऐसे फंसते जा रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाले जो है लोन रेज्ड इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर लोन रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, डेफर्ड बर्डन हो रहा है सर, जो कि आने वाली जनरेशंस के लिए पास ऑन हो जाएगा और आखिर में चल के हालात कभी ऐसे होना हो जाए कि सारे के सारा हमारा जो है जो खर्चा है वो लोन रीपेमेंट में और इंटरेस्ट में चला जाए। इसलिए सर इस चीज के ऊपर सरकार को पूरी तरीके से गंभीरता से काम करना चाहिए जिससे कि इन चीजों को हम करके और प्रदेश में जब भी आदर्श विकास के जरिए चाहे वो शिक्षा का हो, सर मैं शिक्षा की बात अगर कहूं तो शिक्षा में 22,914 करोड़ जो पंडित जी अभी कह रहे थे वो जीएसडीपी का 1.9% है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इट इज परज्यूम्ड सजेस्ट किया है कि 6% होना चाहिए। इसी तरीके से हेल्थ और एग्रीकल्चर में जो हेल्थ की बात करें सर, आज बड़ी बात हुई हेल्थ के ऊपर। सर हेल्थ की जो बात हुई आज मुझे ये कहते हुए कि बजट में जो 1.1 जीएसडीपी का दिया है जो अब की बार इस साल में दिया, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये सजेस्ट करती है कि 2.5% होना चाहिए। सर इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन की जब बात होती है हम बड़े फख्र के साथ ये तो कह देते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें मेडिकल कॉलेज सरकार के जो हैं 8 हैं, प्राइवेट 8 हैं और गवर्नमेंट एडेड 1 है, डेंटल कॉलेज 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज 9 हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेज 5 हैं, 17 प्राइवेट हैं, नर्सिंग स्कूल 13 हैं, 167 हैं, नर्सिंग कॉलेजेस 6 हैं सरकारी, 109 प्राइवेट हैं। सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे 3200 एमबीबीएस की 2710 सीटें हर साल आती हैं और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज आज हमने बनाए, सरकार ने बनाए, सर उन मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है वो विधानसभा कमेटी की पीएससी की भी टीम गई थी सर 2 मेडिकल कॉलेज में। आज मैं उन चीजों को कहना नहीं चाहता लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। आज अगर हमें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देनी है तो उसके लिए हमें अपने मेडिकल कॉलेजेस की जो स्थिति है उसको सुधारना पड़ेगा और उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी जिससे कि हम वहां सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज दे सकें और लोगों को उस मेडिकल कॉलेज का पूरा फायदा हो सके। उसके लिए पर्याप्त डॉक्टर हों, सब तरह की फैसिलिटीज हों, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे न्यूरोलॉजी की हो, चाहे किसी चीज की दे। सर इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जो भी बातें इस हमारे बजट में कही जाती हैं और जो भी परियोजनाएं अनाउंस की जाती हैं सर उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उनको एक बार घोषणा कर दी किसी चीज के लिए। कई वर्षों से हमारे यहाँ मेवात फीडर कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र तक आता है बजट में, लेकिन आज तक भी ये मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन है सर, अभी भी इसमें जो है सरकार की कोई प्रतिबद्धता नजर नहीं आई कि वो करने के लिए तैयार है। सर जब व्हेन अ प्रोजेक्ट इज अनाउंस्ड इन द बजट इट शुड बी फुलफिल्ड और उसमें जब उस चीज का होना, नहीं तो सैंक्टिटी बजट की नहीं रहेगी। इस चीज के लिए विश्वास होना चाहिए। इसलिए सर मैं ये कहूंगा कि
सरकार जो है अपनी जो बात बजट में कहे और जो प्रोजेक्ट कहे उसे पूरा करे, और जो कॉस्ट ओवररन है सर, चाहे वो बजटरी चाहे किसी कारण से, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि स्टेट के अगर किसी फंड्स का अगर 100 रुपए खर्चा था और उसका जाके 200-300 रुपए हो गया, तो दे शुड बी अकाउंटेड फॉर सर। ये सरकार जनता का पैसा है और जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी। ये नहीं कि किसी चीज के लिए हमने अनाउंस कर दिया और उसके कॉस्ट की ओवररन होगी, प्रोजेक्ट 12 साल में नहीं हो गया। मेरे यहाँ एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है, 12-13 साल से वो पूरा नहीं हुआ। मेरे यहाँ से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, वो 12 साल हो गए, उसमें अब जाके फिर से उसका जिक्र है। सर मेरा कहने का मतलब यह है, बजट में जो भी अनाउंस की जाए सरकार की तरफ से, उसको स्पिरिट में फॉलो किया जाना चाहिए। इसलिए सर मेरा आपके माध्यम से यह है कि स्टेट के फाइनेंसेस जो है चिंताजनक है, और उनके डेट के लिए जो हमारा राज्य में लोन है उसके लिए सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए, जिससे कि हमें भी और सबको वास्तविक स्थिति प्रदेश की जनता को पता कर सके। इस बजट के हम विरोध में खड़े हुए हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का दूसरा बजट। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तरफ से बार बार ये बात आई एक्सटेंड कर ली कि पॉलिटिकल स्पीच है और सिर्फ भाषणबाजी है, भाषणबाजी है। आप देखेंगे अध्यक्ष जी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगर सिर्फ भाषणबाजी होती तो आप देखें तीसरी बार सरकार बनने के बाद 217 संकल्पों में 60 संकल्प पूरे कर दिए हैं। आप देखें, और 36 बिरादरी पूरे हरियाणा को, हर वर्ग को, चाहे वो किसान है, खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, नौजवान है, बेरोजगार है, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, सबका एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पूरा पूरा विश्वास है। आप देखेंगे अध्यक्ष जी, अभी आफ्ताब जी भी कुछ बात कह रहे थे। मैं कहूँगा हरियाणा के बारे में हमें फक्र होना चाहिए, एक विश्वास के साथ। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है हरियाणा का? क्षेत्रफल आप देखेंगे कि 44,02,212 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा का क्षेत्रफल, यानी कि देश के क्षेत्रफल में 1.34 कुछ भी नहीं है। सबसे मतलब आप देखें बिल्कुल क्षेत्रफल छोटा, और ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में हरियाणा का 3.8% जो है, 3.7 से 8% रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये है हमारे किसानों की मेहनत, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों की मेहनत। आप देखेंगे 15% का जो हिस्सा वो हमारे खेती से, हमारे खाद्य सामग्री का हिस्सा जो देश के अंदर है। और उससे भी बड़ी बात है, जो हरियाणा के लिए फक्र की बात है, कि हर 10वां जवान हरियाणा का है। तो मतलब हमारे को हरियाणा पर फक्र होना चाहिए, एक विश्वास के साथ कि हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा का खिलाड़ी देश का मान सम्मान बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है। और हरियाणा आज देश के अंदर, हरियाणा अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर, बल्कि दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयासरत है। ये हमारे लिए फक्र की बात है। इस बात को हमारे को सोचना भी पड़ेगा कि देश की आज़ादी में, आप देखिए अध्यक्ष जी, देश को आज़ाद करने में
और देश की आज़ादी बरकरार रखने में भी हरियाणा का विशेष योगदान है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये दूसरा बजट है अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। अब ये कहते हैं भाई $1 ट्रिलियन कैसे बनेगा? अरे भाई 2014 में जब केंद्र में सरकार आई थी तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। मोदी जी की मेहनत से, देश की मेहनत से आज 4थे स्थान पर देश की अर्थव्यवस्था है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो विजन है 2047 का विकसित भारत का, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अध्यक्ष जी, आने वाले समय में दूसरे और तीसरे स्थान पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। आप देखिए जिस तरह से देश का किसान मेहनत कर रहा है, देश का मजदूर मेहनत कर रहा है, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, देश का नौजवान, हर तबका, हर वर्ग जो है, जब देश में जब बात आती है महिला, युवा, किसान और गरीब अंत्योदय, गरीब कल्याण की जब बात आती है, तो अध्यक्ष जी आप देखें जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो शुरुआत की थी कि सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,400 सुझाव प्राप्त किए, सबसे बातचीत करके, और 5,000 सुझावों को शामिल किया। ये पूरे हरियाणा का बजट है अध्यक्ष जी। और इसका जो विजन है आप देखेंगे, विजन जो डॉक्यूमेंट हमारे परम आदरणीय अमित शाह जी ने जो उसको रिलीज किया था, उस पर चलते हुए आप देखेंगे 2,23,000 करोड़ का बजट है। इस बजट की एक और सुंदरता है अध्यक्ष जी, एक और सुंदरता है इस बजट की कि 98% यूटिलाइज हुआ है। देश में मेरा ख्याल किसी भी राज्य में इतनी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। कितनी बड़ी सुंदरता। तो मैं जो है आपको कहूंगा अध्यक्ष जी कि हर वर्ग को, महिलाएं, युवा, किसान और अंत्योदय, इन चारों चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए माननीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत आगे बढ़ाया। जैसे हमारे भाई साथी पंडित मूलचंद जी कह रहे थे, शिक्षा के बारे में जो बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, गरीब की पूंजी, किसान की पूंजी, आम आदमी की पूंजी उसके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अब जो जमाना है, वो आने वाला समय है, वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। पूरा विश्व जो है उस तरफ देख रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मंडपम में इसका जो है एक मंथन बैठक बुला करके 130 देश उसमें शामिल हुए। कितनी बड़ी बात देश के लिए हुई है। और उस बात को आगे बढ़ाते हुए